अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। तालिबान अफ़गानिस्तान के लिए नए लाएअमल की तैयारी में सियासी रहनुमाओं से कर रहे हैं बातचीत। अफ़गानिस्तान से निकलने के फैसले को बाइडन ने दुरुस्त बताया। 31 अगस्त तक एक भी अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगा बाकी। डेल्टा वायरस से परेशान अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में सिर्फ वीडियो के जरिए शिरकत करने का मुतालबा। मोदी की तक़रीर 25 सितंबर को मुतवक्किल। दहशतगर्द इसराइल की पीर शरंगेज़ी, मुजाहिरीन फ़लस्तीन पर चलाई गोलियां, सैकड़ों ज़ख्मी, 2 की हालत नाजुक। और आलमी ताकतों के चेहरे हुए बेनकाब, रूस के क्रीमिया पर हमलों के बाद हालात हैं अबतर। 15 अगस्त को तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान के क़ायद मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अपने मुल्क के लिए नया लाएअमल तैयार करने की बात कही है। इसी दौरान ताज़ा सूरत हाल में तालिबान के सैकड़ों जंगजुओं ने पंजशीर की जानिब रवाना हो चुके हैं। तालिबान का मौक़िफ़ है कि वो पंजशीर क़ायदीन से मुफ़ाहमत और बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल करेंगे। अफ़गान के टीवी चैनल तुलू न्यूज़ का हवाला देते हुए भारत के मारूफ अंग्रेज़ी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि तालिबान रहनुमा बातचीत के लिए दीगर सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। अब्दुल गनी ने कहा कि वो आइंदा चंद हफ्तों में अफ़गानिस्तान के लिए नया लाएअमल तैयार करेंगे। तालिबान के हालांकि अपने नए सिरे से आगाज़ में कई तब्दीलियाँ दिखाई दे रही है। तालीमी लिहाज से तालिबान ने लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दी है, लेकिन मखलूत ज़रिए तालीम से इनकार किया है। दूसरी तरफ अफ़गान क्रिकेट बोर्ड को भी बहाल किया गया है। तालिबान ने अपने पड़ोसी ममालिक से कहा है कि वो उनके मामलात में दखल नहीं देंगे। तालिबान साबिक़ सदर हामिद करज़ई, कौमी मुफ़ाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला, काबुल के गवर्नर अब्दुर्रहमान मंसूर से भी मुलाकातें कर रहे हैं और सिक्योरिटी मसले पर बातचीत जारी है। साथ ही अपनी हुकूमत में ख़वातीन की नुमाइंदगी को भी उन्होंने हरी झंडी दी है। तालिबान ने इससे पहले भी कहा है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरी तर्ज़ निज़ाम नहीं होगा, बल्कि शरीयत पर मबनी क़ानून होंगे, लेकिन पहले के मुकाबले सख्ती से क़ानून के निफाज़ के लिए तालिबान हक़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को निकालने पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो किसी पर एतमाद नहीं करते। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और अपोजिशन के इल्ज़ामात पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 20 सालों से हम जो रोज़ाना $300 मिलियन का नुकसान उठा रहे हैं और अब तक अपने हज़ारों फ़ौजियों को गंवा चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा जवान ज़ख्मी कर चुके हैं और अगर ये जंग इसी तरह से जारी रहती है तो हमें मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करना होगा। बाइडन के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर हमला करने का मकसद बिन लादेन को ख़त्म करना था, क्योंकि बिन लादेन अगर दूसरे किसी अरब मुल्क में होते तो जंग की नौबत ही नहीं आती। बाइडन ने कहा कि उन्हें फ़ैसला लेने के लिए सदर बनाया गया है और वो अपने फ़ैसले पर कायम है। बाइडन के मुताबिक वो अपने नौजवानों को जंग के ज़रिए मौत के मुँह में नहीं डालेंगे और उन्हें अपने फ़ैसले से कोई नदामत नहीं होगी। बाइडन ने एक सवाल के जवाब में मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान से पूरी तरह से 31 अगस्त तक अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए बातचीत जारी है और इसके कम ही इम्कानात हैं कि मुकम्मल इनखला की डेडलाइन बढ़ाई जाए। कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा से अमेरिका घबराया हुआ है और इसका डर इस बात से वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो आइंदा माह न्यूयॉर्क में मुनक़िद होगी, इसमें रुकन ममालिक नुमाइंदगान को शिरकत करने के बजाय वर्चुअल या ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए शिरकत करने की दरख्वास्त की है। अमेरिका ने कहा है कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहने वाले इस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अपना वीडियो भेजें, हाजिर रहने की जहमत न करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 25 सितंबर को तकरीर करनी थी। अमेरिका से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबरान ममालिक को ख़त के ज़रिए लिखा कि अमेरिका एक ज़िम्मेदार मुल्क है जो सभी ममालिक के शुरा की हिफाजत और सेहत के लिए पुरअज़्म है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब डेल्टा वेरिएंट से रोकथाम एक मसला है। इसलिए वो अपील करती है कि तमाम शुरा ममालिक वीडियो के ज़रिए खिताब या मुबाहिसा करें। पिछले साल भी कोरोना की दहशत के सबब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास ऑनलाइन हुआ था, जिसमें तमाम शुरा मेंबरान ने वीडियो के ज़रिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी। मस्जिद अक़सा में 52 साल कबल आग लगाने के वाक़े की मज़म्मत करने निकाले गए फ़लस्तीनी एहतजाजी मुज़ाहरे पर दहशतगर्द इसराइल ने हमला किया है, जिसमें 13 साल बच्चा समेत 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा काबिज़ फ़ौज ने गरब उर्दून के जनूबी शहर नाबल्स में बेता के मकाम पर यहूदी आबादकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ चलाई और उन पर आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में 117 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। हिलाल अहमर के शोबे हादिसात के इंचार्ज अहमद जिब्रील ने बताया कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से बेता में ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 117 तक पहुँच चुकी है। उनका कहना था कि 91 फ़लस्तीनी मुहल्लिक आंसू गैस की शेलिंग से ज़ख्मी हुए हैं।
اس کے علاوہ 13 فلسطینی گولیوں کا نشانہ بننے سے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جنین میں اسرائیلی قابض فوج اور شہریوں کے درمیان جھڑپیں پیش آئی۔ ادھر پریزنر انفارمیشن آفس کے مطابق قابض فوج نے نوجوان علی محمود نوفل کو آج صبح کئی گھنٹے گرفتار رکھنے اور تفتیش کے بعد رہا کر دیا۔ بیت لحم میں قابض افواج نے شہر کے جنوب میں واقع بیت فجار قصبے پر دھاوا بول کر ایک 23 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا۔ صفاق اسرائیلی فوج نے اس موقع پر نوجوان کے گھر میں قیمتی سامان کی توڑ پھوڑ بھی کی، جس کے بعد جنین میں اسرائیلی قابض افواج اور شہریوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ ناظرین، دنیا کی سپر پاور کہے جانے والی طاقتوں کی بنیاد دیکھی جائے تو ظلم و ستم کی وہ گہری کھائی دکھائی دیتی ہے جس میں انہوں نے اب تک کروڑوں انسانی جانوں کو تہہ تہہ کیا، اور مصائب و آلات کا ایسا دور کئی صدیوں سے جاری رکھا ہوا ہے جو ایک انصاف اور حقیقت پسند کو بھی شرما دے۔ روس جو امریکہ کے خلاف چند مسلم ممالک کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے بھی انسانیت کے خلاف جرائم کی بات ہو تو آیا ہو کہ اب بھی ایسے کروڑوں افراد ہیں جو اس کی نفرت بھری سیاست کا شکار ہوئے ہیں۔ روس نے سال 2014 میں بحیرہ اسود کے جزیرہ کریمیا پر ظلم کی انتہا کر دی، جس کے سبب لاکھوں کریمین افراد یوکرائن میں بے یار و مددگار ہیں۔ عرفان قدوس نامی کریمیائی تاتاری روس کے حملے کے بعد سے یوکرائن میں مقیم ہیں، جہاں وہ آپ بیتی کہتے ہیں کہ روس کے ذریعے ان کے کئی دوستوں پر انتہا پسندی کا لیبل لگایا گیا، اور گزشتہ 2 دہائیوں سے ان کے کئی ایسے دوست ہیں جو جیل میں صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ روس کریمیا پر قبضے کے بعد سے حراستی مراکز چلا رہا ہے، جہاں دانشوروں اور روسی مخالفین کو بند کیا جاتا ہے۔ کریمیائی تاتاریوں پر روس کا عتاب جاری ہے، جس کے بعد یوکرائن میں روس کے خلاف بین الاقوامی مذاکرات بھی رکھا گیا، جہاں امریکہ، ترکی سمیت 44 ممالک، یورپی یونین اور طاقتوں کے روس کے جنگی جرائم کے خلاف مذاکرات ہوں گے۔ تو ناظرین، عالمی شب و روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ منفرد نقطہ نظر سے حقیقی اور مصدقہ خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ملی وائس۔ اللہ حافظ۔